Park. Our today's topic is gravitation from class 9, and this is the chapter 9th for science. Gravitation is, देखो ये वर्ड है ना, बहुत इजी है, थोड़ा सा ऐसे टिपिकल लगता है देखने में और इसकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी टिपिकल हो सकती हैं, बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है। ग्रेविटेशन क्या होता है, ध्यान से देखना। ग्रेविटेशन में आपको, चलो मैं एक डेली लाइफ एग्जांपल देके समझाती हूँ, फिर उसके बाद आई विल राइट द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, देन यू विल राइट ग्रेविटेशन क्या है। अब आप एक चीज समझो, जैसे ये पेन है, मैंने इसको ड्रॉप किया तो इट विल कम डाउन, है ना, नीचे की तरफ गिर रहा है। वाई? नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और मैंने उसको डाला, उसको मैंने छोड़ दिया, तो इट विल मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन। वाई? बिकॉज यहाँ पर डाउनवर्ड हमारी क्या है, अर्थ। और अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पे, अर्थ पे प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट पे अर्थ एक फोर्स लगाती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? कुछ भी गिरेगा, कुछ भी। ठीक है। अब इवन यू कैन से लीफ, ड्राई लीफ भी होगी ना, ड्राई लीफ, लीफ गिर रही हो, कॉटन गिर रही हो, मगर गिरेगी, चाहे धीरे धीरे आके गिरे, मगर गिरेगी नीचे ही, ऊपर नहीं जाएगी। कोई भी चीज ऊपर कब जाती है? जब हमारा वो मीडियम खत्म हो जाता है, यानी कि स्पेस आ जाता है, तब ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। बट इट विल मूव डाउनवर्ड्स ओनली इन केस ऑफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट द अर्थ। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स इज सीधा सीधा रिलेटेड विद योर अर्थ। ठीक है। तो यू कैन राइट व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स की ही डेफिनेशन लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। ठीक है, द फोर्स exerted by earth, exerted by earth, और यू कैन से अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स लिख लो इसको ना, सिर्फ फोर्स ना लिख के, अट्रैक्टिव फोर्स that will be exerted by the earth on every object, on every object present on the earth, every object present on the earth is known as gravitational force. ओके, इसमें आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। इफ द पेन विल बी ड्रॉप देन इट विल मूव डाउनवर्ड्स ओनली। अच्छा, इसी से जो ये न्यूटन आप पढ़ोगे, अभी चैप्टर मैंने एक और फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन आपको नहीं कराया है, उसकी वीडियोस भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगी आफ्टर सम डेज। ठीक है। तो उस चैप्टर में न्यूटन का बार बार हमने एक्सप्लेन डिस्क्रिप्शन दिया है कि न्यूटन क्या है, फोर्स को हम न्यूटन में ही मेजर कर रहे हैं, न्यूटन लिखते हैं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। ये किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन ने। अब न्यूटन कौन है? साइंटिस्ट है एक, आइजैक न्यूटन। उसने क्या डिस्कवर किया? वो एक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, एप्पल ट्री के नीचे, और उसके ऊपर एप्पल गिरा। तो उसके मन में क्वेश्चन आया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, वाई नॉट इट इज मूविंग अपवर्ड। ठीक है। तो वहीं से शुरुआत हुई ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि अर्थ एक कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स लगा रही है कि हर एक चीज नीचे ही आ रही है। ये एप्पल भी नीचे ही आया। उसने फिर और एक्सपेरिमेंट करने के लिए और चीजें गिरा के देखी, पेन ड्रॉप किया, बुक ड्रॉप किया, तो उसने ऑब्जर्व किया सब कुछ ही नीचे आ रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ड्रॉन बाय द अर्थ। ठीक है। अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है एक पुल से, एक फोर्स से। ठीक है। उस अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स में समझाने के लिए ऐसे बताती हूँ, जैसे एक सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, मान लो मैंने क्या करा है, एक थ्रेड लिया है, थ्रेड पे स्टोन टाई किया हुआ और मैं उसको ऐसे घुमा रही हूँ। ठीक है। इट विल रोटेट। देखो आपकी बुक में ना एक डायग्राम भी बना है, यू कैन सी ये डायग्राम, राइट, ऐसा डायग्राम। ठीक है। अब इस डायग्राम में ये क्या बताना चाह रहा है कि आपने थ्रेड से स्टोन को टाई किया हुआ है और फिर आप यू आर रोटेटिंग, तो सेंटर की तरफ उसको वो एक बांध के रख रहा है, जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, जो एक पर्टिकुलर बाउंड्री से बाहर स्टोन को नहीं जाने दे रहा। ऐसा तो नहीं है स्टोन यहाँ पे चला जाएगा, नहीं, यहीं पे रहेगा, राइट। तो ये पर्टिकुलर जो बाउंड्री उसने मेंटेन कर रखी है, जो ये अट्रैक्शन दिखा रहा है सेंटर की तरफ, उसी फोर्स को कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा होता है? टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल मोशन, टेंजेंशियल
मोशन। अब ये नया वर्ड क्या बता दिया भाई मैंने, क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा दिमाग में। टेंजेंशियल, टेंजेंट पता है क्या होता है? जैसे अगर ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, सपोज इफ आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल लाइक दिस, ठीक है, तो इसके ऊपर एक टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, इससे पास होने वाला, ये इसके किसी एक पॉइंट से, पर्टिकुलर एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन को कहते हैं हम टेंजेंट। देखो ये आपको दिख रहा है, और ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, यू कैन क्लियरली सी, इस पॉइंट से, ये एक पॉइंट है, इसको टच कर रहा है। ठीक है, देखो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ब्लैक से ड्रॉ कर देती हूँ, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये एक पॉइंट है, इससे टच होके जा रहा है, इसको कहते हैं टेंजेंट। ऐसे सर्कल पे मैनी टेंजेंट्स होंगे, इधर, इधर। ठीक है, देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो टेंजेंट विल बी हियर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है, किधर भी सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स है ना, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स पे हो सकता है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स आर देयर। तो इट इज अ टेंजेंशियल मोशन। अब कैसे भाई, ये टेंजेंशियल मोशन कैसे है कि आप जब उस स्टोन को रोटेट कर रहे हो और जैसे ही आप उसे छोड़ दोगे, ठीक है, इफ यू, आपने रोटेशन स्टॉप कर दिया, अपने हाथ की मूवमेंट स्टॉप कर दी, तो वो स्टोन ऐसे मूव करते करते जैसे ही आपने छोड़ा वो ऐसे जाएगा तो सीधा। ठीक है, यानी कि ये स्टोन, मान लो मैं घुमा रही थी, घूमते घूमते यहाँ आया और फिर मैंने अपने हाथ की मूवमेंट रोक दी, तो ये इस तरीके से जाएगा, टेंजेंशियली मूव करेगा, टेंजेंशियली मूव करके स्टोन यहाँ आ जाएगा और मेरा थ्रेड नीचे, और ये रुक जाएगा नीचे की तरफ, नीचे वाली डायरेक्शन में टेंजेंशियली जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन यू कैन राइट, द फोर्स दैट कॉजेस एक्सेलरेशन, द फोर्स दैट कॉजेस एक्सेलरेशन, एक मिनट में ये रेस, ठीक है, the force that causes acceleration and keeps the body moving and keeps the keeps the and keeps the body moving in, या फिर लिख लो along the circular path, keeps the body moving along the circular path is acting towards the center, is acting towards center. This force is known as, this force is known as centripetal force, centripetal force। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। यस एवरीवन क्लियर विद दिस डेफिनेशन? ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसके अंदर सेकंड पॉइंट, इट इज अ टेंजेंशियल मोशन, जो मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे तो इट विल, द थिंग विच इज रोटेटिंग अराउंड दिस बाउंड्री विल मूव टेंजेंशियली, टेंजेंशियल मोशन। यस क्लियर है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स में आपको ये नीड थी, ये आपने जान। देखो अब इस पार्ट से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यहां तक तो हो गया आपका कि ये टेंजेंशियल मोशन। इसके बाद आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मून जो है अर्थ के अराउंड रोटेट करता रहता है, यू नो कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। वो कह रहा है कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, मून विल फॉल ऑफ। ठीक है, देन क्वेश्चन क्या लिख सकते हो आप, हाउ मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, एंड what happen, what happen if there is no such force। ठीक है, सबसे पहले तो आपको आंसर लिखना है कि मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कैसे कर पाता है।
यू नो द आंसर, कैसे? ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको क्लियर दिख रहा है कि सर्कुलर मोशन में रोटेट करना, दैट मीन सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी देयर, सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर आगे क्वेश्चन क्या पूछा, एंड व्हाट हैपेंड व्हेन देयर इज नो सच फोर्स, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा। इफ देयर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स, then the moon will fall off tangentially. Then the moon will fall off tangentially. Yes, clear है? Tangentially. Tangent के थ्रू वो फॉल ऑफ हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन तो देख लिया है। जनरल इंट्रोडक्शन हमारा क्या बताया था? ग्रेविटेशनल फोर्स देखा हमने, उसमें क्या चीज होती है। उसके बाद मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स बताया, इट इज द काइंड ऑफ टेंजेंशियल मोशन। और उसमें एक क्वेश्चन मैंने कराया कि मून अर्थ के अराउंड कौन से मोशन के, कौन से फोर्स के थ्रू हो। ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एक तो ये और एक आगे आएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब मुझे बताओ इस वर्ड का मतलब ही क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर आपको बोला है, इस यूनिवर्सल का मतलब ही यही है, पूरे यूनिवर्स में लग रहा होगा ये लॉ। आज तक हमने जितने भी लॉ पढ़े हैं, किसी के आगे यूनिवर्सल नहीं लगा। यूनिवर्सल जिस चीज के, जिस लॉ के सामने लग गई, यानी कि पूरे यूनिवर्स में वो फेवरेबल है ये। ठीक है, लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है, पहले समझ लो कि अगर यूनिवर्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें, प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, सन है, स्टार्स है, पीपल है, थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, देयर आर मेनी थिंग्स इन द यूनिवर्स। तो ये लॉ क्या कहता है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, अगर मैं किसी भी दो चीज को पकड़ लूं, मान लो मैं हूं, ठीक है, और ये पेन, सपोज। ठीक है, इफ आई एम द फर्स्ट थिंग एंड दिस इज द सेकेंड थिंग, दो चीजें, इनके बीच में एक फोर्स होगा। यस, कोई भी यूनिवर्स में, नॉट ओनली अस। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब आपके अंदर, आपके और आपके सामने जो फोन रखा है, बस ये कंडीशन क्या, उन दोनों बॉडीज के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, और उन दोनों बॉडीज का अपना अपना कुछ ना कुछ मासेस होना चाहिए। मेरा भी कुछ मास होगा, इस पेन का भी कुछ वेट होगा, राइट? ठीक है, तो कंडीशंस क्या है, मास होना चाहिए दो बॉडीज के बीच में, दो बॉडीज का अपना अपना, एंड उनके बीच का कुछ ना कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस होना है। ठीक है, ये कंडीशन है, और वो होती है ऑब्वियसली कुछ भी दो चीजें हैं। ठीक है, अब आप हो, आपके फादर हैं, आपकी मदर आपकी साइड में बैठी है अगर सपोज। ठीक है, तो उनके और आपके बीच में भी, दो पर्सन के बीच में भी लग सकता है ये। तो ये क्या कहता है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, उनमें से अगर हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को उठा लें, एवरी ऑब्जेक्ट exerts a attractive force towards the other object। क्लियर है? तो ये लॉ क्या कहता है, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा जो उसके आसपास रखा है। मेरे आसपास बहुत सारी चीजें रखी है, मेरा फोन रखा है, वॉच रखी है, पेन रखा है, ठीक है, बॉटल रखी है, बुक रखी है। ठीक है, तो उन सबके साथ एक फोर्स है, सामने लैपटॉप रखा, दैट मीन्स देयर इज अ फोर्स बिटवीन दिस एंड मी ऑल्सो। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, पहले यहाँ पे समझ लो, फिर डेफिनेशन लिखवा दूंगी कि अगर ये बॉडी है कोई और ये दूसरी बॉडी, ठीक है, इफ देयर आर टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, वो तो होती हैं, बहुत सारी बॉडीज हैं, कोई भी दो ले ले, इसका मास अगर m1 है और इसका मास अगर m2 है, ठीक है, और इन दोनों के, इसका ये सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर और इसके सेंटर से लेके यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये है डी डिस्टेंस है। ठीक है, ये है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाइए। अब वो फोर्स कैसा होगा, पहला पॉइंट क्या है, फोर्स जो है इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा, इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, फोर्स जो भी लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो इसके बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्स रिलेशन। डायरेक्ट और इनवर्स का मतलब पता है, डायरेक्ट मतलब आमने सामने, और इनवर्स का मतलब ऐसे ऊपर नीचे। और आमने सामने चीजें होती है तो इसके बढ़ने से ये भी बढ़ेगा, और ऊपर नीचे होगी तो इसके बढ़ने से ये डिक्रीज होगी।
एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, इनवर्स में एक चीज बढ़ती है दूसरी डिक्रीज हो जाती है, डायरेक्ट रिलेशन में एक चीज बढ़ती है तो ऑब्वियसली दूसरी भी बढ़ेगी, एक डिक्रीज होगी तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यही कारण है कि अगर मैं आपको एक पत्थर दे देती हूँ एक हाथ में और एक हाथ में आपको कॉटन दे देती हूँ और मैं कहती हूँ उसको ड्रॉप कर दो, तो कौन सी चीज जल्दी मूव करेगी? आपको पता है क्लियर, स्टोन। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा होगा, है ना, मास ज्यादा होने की वजह से उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, दैट्स वाई इट विल मूव फास्टर। ठीक है, और दूर होंगी जितनी ज्यादा डिस्टेंस तो उसमें उतना ही कम फोर्स होगा। अब मेरे बहुत दूर अगर कोई चीज रखी है उसके और मेरे बीच में कितना ही अट्रैक्टिव फोर्स होगा, बहुत लेस, है ना, डिस्टेंस ज्यादा है, दो दूसरे ऑब्जेक्ट और मेरे बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा बट फोर्स विल बी रिड्यूस्ड वेरी लेस, कम। क्लियर है? तो अब इसकी डेफिनेशन लिख लो। इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट every object every object in the यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ये सिर्फ अर्थ और किसी बॉडी की बात नहीं हो रही, ये अर्थ या मून के बीच की बात भी हो सकती है, अर्थ सन की बात भी हो सकती है, मेरी और किसी दूसरे पर्सन की बात हो सकती है, या कोई दो चीजों की बात हो सकती है, या मेरी किसी चीज के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है। ठीक है, इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इन द यूनिवर्स attracts attracts every other object every other object with a force with a force which is proportional to the product of their masses, which is, ये first point, which is proportional to the product of their masses, which is proportional to the product of their masses, product their masses, and inversely proportional to the square of distance between them, square of distance between them। ठीक है, अब let this equation be 1 and let this equation be 2। now combine both the equations। ठीक है, अब यहां लिख रही हूं on combining 1 and 2, 1 and 2 को आपने कर दिया कंबाइन। जैसे ही आप कंबाइन करोगे तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, राइट। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, इज इक्वल टू एंड g, एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 क्या है, एक बॉडी का मास, m2 क्या है, दूसरी बॉडी का मास, और d स्क्वायर क्या है, उन दोनों के स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, हेयर यहां पर लिख देती हूँ, हेयर g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के, जहां भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है वो हटा के हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है, तो यहाँ पर हमने g लगाया, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो g की वैल्यू क्या फिक्स्ड है, 6.673 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो जी की वैल्यू आएगी कैसे कैसे नहीं, जी की वैल्यू पे नहीं जाना, जी की यूनिट देखनी है आपको, ये यूनिट में हर चीज की कहती हूँ, आप निकालने की कोशिश किया करो। फोर्स की यूनिट मैंने अभी के लिए आपको न्यूटन बता दी है। ठीक है, न्यूटन को हम कैपिटल एन से लिखते हैं। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से कैन यू कैलकुलेट, पहले तो ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पर फिनिश हो गया, इतना ही लिखना है आपको। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर पूछ ले, यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन एज वेल एज दिस डायग्राम एंड बोथ दीज थिंग्स, एंड फाइनल यहाँ पर आपको स्टॉप कर दे यहाँ
ठीक है। इसके बाद का पार्ट आ गया कि ये जो जी की वैल्यू है ये आई कैसे, ठीक है, कैलकुलेशन और हाउ टू फाइंड यूनिट ऑफ जी, यू कैन से ये यूनिट निकाली कैसे, ठीक है, हाउ टू फाइंड यूनिट ऑफ जी, यूनिट ऑफ ये कैपिटल जी, ठीक है, कैसे निकाली जी की यूनिट कैसे निकाली, फॉर्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ठीक है। एफ क्या है भाई, पहले जी का फॉर्मूला निकालेंगे, जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एफ के साथ डी स्क्वायर चला जाएगा और m1 m2 नीचे आ जाएंगे, राइट, ये वाली चीज उधर चली गई और ये m1 m2 नीचे चलेगा, क्लियर है, आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब इन सब की यूनिट रखनी है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फटाफट देखो, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई, मीटर, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, डिवाइडेड बाय इसकी एक मास है तो मास को हम केजी में लिखेंगे, दूसरा भी मास है वो भी केजी में लिखेंगे, तो अब मैं इसको ठीक से लिखूं, दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर, और इसको ऊपर लाएंगे तो ये पावर इनवर्स में चली जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या फिर यू कैन से किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स, ठीक है, तो दिस इज द यूनिट, ये यूनिट लिखी हुई है मैंने, यू कैन सी, है ना, तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, ओके। इसके बाद अब मैं न्यूमेरिकल दे रही हूँ आपको एक, यू हैव टू डू दैट न्यूमेरिकल, और ये फिक्स्ड वैल्यू है, देखो ये तो या तो ये लर्न कर लो आप, सीधा ही लर्न करनी पड़ेगी, या कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देगा जी की वैल्यू ऐसे देगा 6.7, वो राउंड ऑफ करके दे देगा 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये मान लो, तो जब वो मेंशन करेगा तब आपको ये माननी है, अदरवाइज नो नीड टू लेट बाय योर सेल्फ, ठीक है, अपनी तरफ से इसको लेट करने की कोई नीड नहीं है। अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ एक आपको, वो ट्राई करना है, क्वेश्चन इज, क्वेश्चन देखो, मैं एग्जाम्पल ही दे रही हूँ आपको, द मास ऑफ द अर्थ इज, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 kg, ठीक है, एंड दैट ऑफ मून इज, एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 kg, अर्थ के कंपैरिजन में तो कम है, ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून, if the distance between the earth and the moon, earth and the moon is 3.84 into 10 raised to the power 5 kilometer, calculate the force, calculate the force exerted by the earth on the moon, exerted by the earth on the moon, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ न्यूमेरिकल सॉल्व करते पहले पहला काम होना चाहिए गिवन लिखना, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट ढूंढ लो, ऑब्जेक्ट कौन कौन है, मास ऑफ द अर्थ, अर्थ है एक ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या है, मून, तो दोनों के मासेस आपको गिवन है, जिन जिन के मासेस गिवन है वही ऑब्जेक्ट, तो m1 फर्स्ट वाला मास, m1 कितना दे रखा है, 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 kgs, m2 सेकेंड मास कितना दे रखा है, 7.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 kg, ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज इतना, तो d इज गिवन टू यू 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 किलोमीटर, ठीक है, एंड कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, अर्थ कितना फोर्स लगाएगी मून पे ये निकाल, अब यू नो द फॉर्मूला, बट पहले यूनिट्स देखनी है, कौन सी चीज कितनी होनी चाहिए, ये केजीज में होनी चाहिए, केजी में दे रखी है, ये भी केजी में होनी चाहिए, ये भी केजीज में दिया, ये मीटर्स में होना चाहिए, इट इज गिवन इन किलोमीटर, तो पहले आप इसे कन्वर्ट करोगे 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 इंटू में 1000 करोगे तब आपका किलोमीटर विल बी चेंज इंटू मीटर, ठीक है,
अच्छा, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ध्यान से देखो, इस ये 3 जीरो है, 3 जीरो की जगह मैं इसकी पावर 3 लिख दूं, पावर 3, और ये तो आपको पता है बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है ना? तो अगर आप इसकी पावर को ऐड करोगे 5 और 3, और इफ यू विल ऐड, देन व्हाट विल इट बिकम? 5 और 3 8 हो जाएंगी ना? कितना? मीटर्स, मीटर्स में चेंज हो गया। क्लियर है? समझ में आया कैसे किया है मैंने? एक एक स्टेप यू कैन सी। अब आपको फोर्स निकालना था, ये सारी चीजें गिवन है, फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करो। फोर्स इज इक्वल टू, अच्छा जी की वैल्यू इसमें आपको बोला गया है, जी की वैल्यू ले लेनी है आपने अपने आप से, 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, बार बार इसकी यूनिट बोला करो ताकि याद हो जाए, एक नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला जी इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, इफ यू विल पुट द वैल्यूज 6.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 into mass 6 into 10 raised to the power 24 multiply 7.4 into 10 raised to the power 22 divided by d square। d d है ना मेरा फाइनल अब। ठीक है, ये मेरा फाइनल d है अब यही वाली वैल्यू पुट करनी है, मगर इसका स्क्वायर है तो मैं इसको 2 टाइम्स लिख सकती हूँ, 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 एंड इससे नेक्स्ट भी यहाँ पर 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए जितने पॉइंट हैं उनको गायब करना है। ये एक के बाद पॉइंट, ये भी एक के बाद पॉइंट, तो टोटल 2 के बाद पॉइंट हो गए ना, तो नीचे आ जाएंगे 2 जीरो। इधर देखो, 2 के बाद पॉइंट, ये 2 के बाद, तो टोटल 4 के बाद ऊपर आ जाएंगे 4 जीरो। जिधर से पॉइंट कटता है उसके ऑपोजिट साइड आ जाते हैं जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो ये भी कट गई। ठीक है, समझ में आया? तो मैं अब लिखूं इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा है, 67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 74 इंटू 10 की पावर 22, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर 2 लिख दूँ, ये 100 ही तो बचा है। और नीचे डिवीजन में क्या बचा भाई, 384 इंटू 10 की पावर 8, फिर से दोबारा 384 इंटू 10 की पावर 8, और नीचे इधर कोई और जीरो नहीं बचा। ठीक है, आप ध्यान से देखना, मैं इनको सॉल्व कर रही हूँ, ऊपर वाले 10 की जो पावर्स हैं और नीचे वाली 10 की पावर्स, ये -11, ये 24, ये 22 और ये 2, ये सबको ऐड कर दो, -11 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 2, हाउ मच इट इज? इट इज 46 एंड 48 -11, कितना हो जाएगा? 7 एंड इट विल कम्स आउट टू बी 37, प्लस 37 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो मैं इन सबको हटा के ऊपर प्लस 37 कर दूं, कर सकती हूँ ना प्लस 37, तो व्हाट विल आई गेट, 67 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 74, और ऊपर आ गया 10 की पावर 37। ठीक है, ओके। अब नीचे वाली भी सॉल्व कर लो भाई पावर्स, बाकी जो नंबर है उनको एज इट इज लिख दो, 384 इंटू 384 इंटू 10 की पावर 8, ये 8 8 कितना होता है, 16। अब आपको पता है जब डिवीजन में होती हैं और बेस सेम होता है तो पावर ऊपर जाके ये ऊपर जाएगी पावर, और ये माइनस हो जाएगी, देन ये 10 की पावर 16 यहाँ से उठा, और ये -16 इसके पास ही आ गया, तो 37 में से इफ यू विल सब्ट्रैक्ट 16 यू विल गेट 21, तो 10 की पावर एट लास्ट यहाँ पर अब कितनी बच गई है, 10 की पावर 21। ठीक है, समझ में आ गया? मैंने सारा यही सॉल्व करा दिया। अब आपको देखो, सबसे पहले ना आपके लिए मुश्किल जो है वो ये है, 384 होता है, नीचे जो डिवीजन में है ना वही मुश्किल है, तो आप साइड में 384 का टेबल लिख लिया करो, जो भी है, मतलब नीचे जरूरी नहीं है 384 ही हो, इस क्वेश्चन में 384 है, 384 का आप यहाँ पे टेबल लिखते जाओगे, टेबल लिख के फिर आपको कोई एक चीज पकड़ लेना है, या इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है देखो, मैं इसको सॉल्व करके बता देती हूँ, आप कर सकते हो। 384 का पहले यहाँ पर टेबल लिखना। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, 384 का टेबल लिख लिया, 384 इंटू 2 कितना हो गया, 768, फिर अगर ये इंटू 3 हो जाए, 384 इंटू 3 1152, 384 इंटू 4 1536, 384 into 5 1920, then 384 into 6 2304, 384 into 7 2688। ठीक है,
अब 8 जा रह गया, 384 इंटू 8, 3072, 9 जा 3456 और 10 जा 38 38 नहीं 3840। ठीक है, ये हो गए आपके 10 तक आपने इसकी पूरी टेबल लिख ली। अब आपको करना क्या है, इनको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना। 67 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 74, कोई मुश्किल काम नहीं है मल्टीप्लीकेशन। तो ऊपर आ रहा है 29748 और डिवाइडेड बाई नीचे हमारा 384 है और नीचे दो 384 है और ऊपर हमारा 10 की पावर 21। अब आपको करना क्या है, एक 384 उठाओ और इसको ऐसे लिखो जैसे बचपन में करते थे सॉल्व, क्योंकि कई बच्चों को ये कैलकुलेशन ही इजी नहीं लगती, उनको लगेगा पता नहीं क्या आ गया, आगे तो सॉल्व ही नहीं होने का मेरे से। तो 384 की टेबल में ये 4 डिजिट देखो, स्टार्टिंग की 4 डिजिट, क्योंकि 3 डिजिट तो आ नहीं रही, 4 डिजिट देखो 2974 से पहले ये आ रहा है। कितने पे आ रहा है, 567 7 पे आ रहा है। 7 जा 2688, इफ यू विल सब्ट्रैक्ट यू विल गेट, यस बताओ कितना आएगा, 2974 सब्ट्रैक्टेड बाय 2688, 286 आ गया। इसको सॉल्व किया आपने 286, आपने यहाँ से ऊपर से 8 उतार दिया। अब बताओ ये कितने पे जा रहा है भाई, फिर से ये फिर से 7 पे जा रहा है, 2688। ठीक है, 2688, 2868 में से 2688 अगर माइनस हो जाएगा देन यू विल गेट 180। फिर 180 तो जाने का ही नहीं है, पॉइंट लग गया, जीरो लेंगे। गॉट इट, पॉइंट लग गया, जीरो लोगे। अब 1800 से पहले देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 4 पे जा रहा है। ठीक है, 1536, देन 1800 माइनस 1536, 1800 माइनस 536, 536, यू विल गेट 264, 264। फिर पॉइंट तो लगा ही हुआ, जीरो ले लिया, देन 2640 इज गोइंग हियर, 566 पे जाएगा। तो यहाँ तक आंसर निकाल लिया आपने, इतना बहुत। ठीक है, तो आपको पता चल गया एक जब इससे कट करा तो यू विल गेट 77.46 इंटू 10 रेज टू द पावर 21। ठीक है, नीचे एक और 384 बाकी है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा कैलकुलेट, ऐसे ही आपको फिर 384 को इससे डिवाइड करना है फर्दर। इसको इसी तरीके से ये टेबल लिखा और डायरेक्ट इससे डिवाइड करो, छोटे टेबल से करोगे तो टाइम लग जाए। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व करके ही बता देती हूँ पूरा। 297 डिवाइडेड बाय 384 divided by 384, you will get 0.0 नहीं 0.2017 इंटू 10 रेज टू द पावर 21, ये बन रहा है। ठीक है, ये आ रहा है आपका फाइनल आंसर फोर्स का। फोर्स इज इक्वल टू 0.2017 इंटू 10 की पावर 21। मगर, और ये फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। मगर आपको साइंस में कभी भी ऐसे आपको पॉइंट से पहले एक डिजिट चाहिए होती है बस, यहाँ तो जीरो है, जीरो तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो आपको इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कराना पड़ेगा, इस साइड शिफ्ट। तो ये शिफ्टिंग का प्रोसीजर कैसे होता है, ऐसे नंबर लाइन के हिसाब से। नंबर लाइन इधर नेगेटिव होती है तुम्हें पता है, इधर नंबर लाइन पॉजिटिव होती है, हमें इसका उल्टा चलना है। अगर हम राइट में जा रहे हैं तो हमें माइनस करना है, हम एक डिजिट के बाद जा रहे हैं ना, एक डिजिट के बाद शिफ्ट करना चाह रहे हैं मगर राइट में, तो ये शिफ्ट तो हो जाएगा, ये लो शिफ्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर माइनस हो जाएगा, मैंने क्या कहा है, अगर नंबर लाइन पॉजिटिव होती है तो इधर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस 21 में से वो डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक ही तो डिजिट है, अगर दो डिजिट के बाद करोगे तो 2 सब्ट्रैक्ट करती। ठीक है, तो समझ में आया, फोर्स कितना हो जाएगा, 2.01, दो डेसिमल प्लेस तक चाहिए होता है हमें, और ये 20 न्यूटन। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यस, ये बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आप वो कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज के यू कैन डू क्वेश्चन नंबर, आई मस्ट टेल क्वेश्चन नंबर थर्ड यू कैन डू, एंड अभी के लिए आप थर्ड करना बस, एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ठीक है, ये आपको मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करा दिया है, बट इसके अलावा एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ठीक है, योर होमवर्क इज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये रिपीट करना ही करना है।
ठीक है, ये करके लाना है और एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर क्वेश्चन किसी के पास अवेलेबल नहीं है वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। बाकी बुक्स सबके पास होती है। यू कैन डू द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम यूजिंग दिस सेम एग्जाम। ठीक है, इसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल, ये यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन भी करा देती हूँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 4 दे रखे हैं आपको, कोई भी एटलीस्ट 3 तो याद होनी चाहिए। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हमारे पास 4 इंपॉर्टेंस है। आई विल टेल यू। यस, फर्स्ट इज फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ये कौन सा फोर्स है? फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ठीक है, और क्या करता है? और किस किस के बीच में फोर्स होगा? द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, मून जो है अर्थ के अराउंड मोशन कर रहा है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मून अराउंड द अर्थ। और कौन सा मोशन हो सकता है भाई? मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ठीक है, मोशन, यही इसी टाइप के सोच लो ना। मोशन ऑफ प्लैनेट्स, सारे रिवॉल्व करते हैं ना प्लैनेट्स, तो सिर्फ अर्थ इसलिए नहीं लिखा। अराउंड द सन। ठीक है, एंड द लास्ट वन दैट इज गिवन टू यू, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन। यानी कि जो डे नाइट होते हैं वो भी पर्टिकुलर टाइम के बाद होते हैं ना। टाइड्स ड्यू टू, टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन। मून की वजह से नाइट आ जाती है, सन की वजह से डे आ जाता है। मून एंड सन, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस है ना इनके बीच में, इसीलिए। तो दिस इज आर द इम्पोर्टेंस। इनमें से कोई भी आपको 3 तो देखो एटलीस्ट लर्न होनी ही चाहिए। अगर चारों कर सकते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपको लिखनी पड़े। तो 2 नंबर का क्वेश्चन भी है तो एटलीस्ट 2 या 3 पॉइंट तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही चारों करो, अगर 3 करो तो वो एटलीस्ट ढंग से करना। मैं चारों इसलिए कह देती हूँ ताकि अगर 4 में से कोई एक भूल जाओ तो एटलीस्ट यू कैन राइट 3 ऑफ देम। ठीक है, इसके बाद का फ्री फॉल वाला पार्ट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक आज की वीडियो यहीं तक। ठीक है, आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड you will like the way I will tell the things. And for more such videos, you can like, comment, share our YouTube channel and subscribe.